नमस्कार साथियों, मैं पवन पारा सर आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और जो पॉलिटी की सीरीज चल रही है हमारी, उसे उन्हें एक बार आगे बढ़ाते और लक्ष्य तक पहुंचाते हैं। और नेक्स्ट क्लास में हमने जो पढ़ा वो पढ़ा कि हमने जो शुरू किया एक सवाल से कि हमारे देश में शासन किसके द्वारा संचालित किया जा रहा है। तो हमने बताए, ऑप्शन दिए, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, न्यायपालिका, विधायिका और सरकार। तो सवाल था कि हमारे देश में शासन किसके द्वारा संचालित किया जा रहा है, देश में या राज्य में कहीं भी। तो इस सवाल का जवाब हुआ कि शासन गवर्नमेंट के द्वारा, सरकार के द्वारा संचालित किया जा रहा है। तो फिर हमने कहा भाई सरकार क्या है, सरकार होती क्या है। तो हमने देखा कि कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका को ही सरकार कहते हैं। और ये ही तीनों गवर्नमेंट के, सरकार के अंग होते हैं, पार्ट होते हैं। जहाँ कहीं भी सरकार है वहाँ पर ये तीन अंग अनिवार्य होंगे। और हमने कहा कि जो हमारा मीडिया है, उस मीडिया को सरकार का चौथा स्तंभ, चौथा पिलर या लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जा रहा है। क्यों? क्योंकि जो मीडिया है, मीडिया सरकार के निर्णयों को लोगों तक बताता है। मीडिया सरकार के जो निर्णय लेती है, गवर्नमेंट जो भी निर्णय लेती है, नीति निर्माण करती है, उस नीति निर्माण को लोगों तक पहुंचाता है। और लोगों की मांग होती है, जो डिमांड्स होती हैं, उनको सरकार तक पहुंचाता है। जैसे अभी किसान आंदोलन चल रहा है, तो उसमें सरकार ने क्या नियम बनाए, क्या कानून बनाए, क्या जो किसानों से संबंधित कानून बनाए, उनमें क्या प्रावधान हैं, इनको मीडिया ने लोगों तक पहुंचाया। और लोगों की क्या डिमांड है, उसमें क्या सुधार करवाना चाहते हैं, उसको सरकार तक पहुंचाया था। इसलिए लोग मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ या सरकार का चौथा स्तंभ, पिलर माना जाता है या माना जा रहा है। इस तरीके से हमने देखा कि जो व्यवस्थापिका है उसका कार्य है कानून का निर्माण करना। और केंद्र में व्यवस्थापिका का मतलब है, अर्थ है संसद। केंद्र में व्यवस्थापिका का मतलब है संसद। और संसद के दो अंग हैं, लोकसभा और राज्यसभा। और संसद मिलकर किनसे बनती है? तो हमने देखा लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। राष्ट्रपति संसद का अंग नहीं होता, उसका सदस्य नहीं होता, अंग होता है, पार्ट होता है। परंतु राष्ट्रपति संसद का क्या नहीं होता? अंग नहीं होता। तो हमने देखा जो विधायिका या व्यवस्थापिका है, उसका जो मुख्य कार्य है वह कानून का निर्माण करना। हमने देखा कार्यपालिका का कार्य होता है कानून को लागू करना। और न्यायपालिका का कार्य होता है कि व्यवस्थापिका ने जो कानून बनाया, कार्यपालिका ने जिस कानून को लागू किया, वो कानून संविधान के अनुसार है या नहीं, उसकी समीक्षा करना, व्याख्या करना। और वो कानून सही है तो उस कानून की रक्षा करना न्यायपालिका का कार्य होता है। इसी तरह से हमने राज्यों में देखा, फिर देखा कि हमारे देश में सरकार के प्रकार कितने हैं, गवर्नमेंट के टाइप्स कितने हैं। तो हमने देखा कि मूल संविधान में तो दो प्रकार थे, संघ सरकार, राज्य सरकार। बाद में 73वां 74वां संविधान संशोधन के द्वारा स्थानीय सरकार, लोकल गवर्नमेंट की भी स्थापना की गई। इसको भी दो भागों में बांटा गया, ग्रामीण स्थानीय सरकार और शहरी स्थानीय सरकार। इसको अलग अलग भाग, अनुच्छेद, वो हमने सारा डिटेल से देखा। अब हमारा संघ सरकार में हमने देखा कि कार्यपालिका का जो प्रमुख होता है वो होता है राष्ट्रपति। तो हमारा जो टॉपिक शुरू होता है वो होता है साहब राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति देखो, राष्ट्रपति की बात करें तो इसका उल्लेख अनुच्छेद 52 में, इसमें कहा गया भारत का एक राष्ट्रपति होगा। दो नहीं हो सकते, कितने होंगे? एक। तो यानी हम कह सकते हैं कि राष्ट्रपति एक संवैधानिक पद है। कैसा है? राष्ट्रपति एक संवैधानिक पद है। संवैधानिक वो पद होता है जिसका उल्लेख किसमें होता है? संविधान में उल्लेख होता है, उसे संवैधानिक पद कहते हैं। तो राष्ट्रपति कैसा पद है? एक संवैधानिक पद है। राष्ट्रपति एक संवैधानिक पद है। कैसा पद है? संवैधानिक पद है। इसका उल्लेख किसमें? 52 में है। अभी इसको देखेंगे। यानी राष्ट्रपति कैसा पद है? एक संवैधानिक पद है। जैसे प्रधानमंत्री कैसा है? एक संवैधानिक पद है। राज्यपाल कैसा है? संवैधानिक पद है। परंतु प्रधानमंत्री कैसा है? संवैधानिक पद। परंतु उप प्रधानमंत्री या उप मुख्यमंत्री, जैसे राजस्थान में उप मुख्यमंत्री बनाए गए थे, तो ये
संवैधानिक पद नहीं है। ये दोनों कैसे पद हैं? राजनीतिक पद हैं। यानी उप मुख्यमंत्री और उप प्रधानमंत्री का संविधान में कोई उल्लेख नहीं होता। ये कैसे पद हैं? राजनीतिक पद हैं। तो यानी हम बात करें, इनको आगे जब पढ़ाएंगे तो डिटेल से पढ़ेंगे कि राजनीतिक क्यों है, कैसे है। तो राष्ट्रपति कैसा पद है? संवैधानिक पद है, क्योंकि इसका उल्लेख किसमें? संविधान में किया गया है। अब देखते हैं कि राष्ट्रपति के उपनाम, राष्ट्रपति को संविधान में किन किन नामों से जाना जाता है। तो राष्ट्रपति पद के उपनाम, हमारा हेडिंग शुरू होता है राष्ट्रपति, राष्ट्रपति पद के उपनाम, राष्ट्रपति पद के उपनाम। तो देखो राष्ट्रपति को किन किन नामों से जाना जाता है। तो पहले बात करें, राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होता है। पहला है राष्ट्रपति, राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होता है, प्रथम नागरिक होता है। और राज्यपाल पढ़ेंगे तो राज्यपाल किसका नागरिक होगा? राज्य का नहीं, क्योंकि राज्य का राज्यपाल प्रथम नागरिक नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे यहाँ पर नागरिकता एकल नागरिकता पाई जाती है, दोहरी नागरिकता नहीं पाई जाती है। केवल हम भारत के नागरिक हैं, राज्यों की तो क्या है? निवासी हैं। इसलिए कहीं भी आप इस तरीके से ना लगा दें कि राष्ट्रपति जब देश का प्रथम नागरिक होता है, फर्स्ट नागरिक होता है, तो राज्यपाल राज्य का प्रथम नागरिक होगा, क्योंकि राज्यपाल राज्य का प्रथम नागरिक नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे यहाँ पर एकल नागरिकता का प्रावधान है। इसका मतलब है हम केवल भारत के नागरिक हैं। जो आपकी वोटर ID वगैरह आधार कार्ड होता है उस पर लिखा रहता है भारत के नागरिक। राज्यों के तो हम क्या हैं? जैसे राजस्थान के हम निवासी हैं, नागरिक नहीं है। तो केवल भारत का प्रथम नागरिक कौन है साहब? राष्ट्रपति है। अब बात करें तीनों सेनाओं का ये क्या होता है? प्रमुख होता है। राष्ट्रपति, राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का, तीनों सेनाओं का क्या होता है साहब? प्रमुख होता है, हेड होता है, प्रमुख होता है। और राष्ट्रपति संघ की कार्यपालिका का क्या होता है? प्रमुख होता है। अनुच्छेद 53 कहता है कि संघ की सभी कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होंगी। तो राष्ट्रपति कार्यपालिका का, कौन सी कार्यपालिका? संघ की, केंद्र वाली की। तीसरा, राष्ट्रपति संघ की कार्यपालिका का नाम मात्र का प्रमुख होता है। कार्यपालिका का नाम मात्र का प्रमुख होता है। वास्तविक तो कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। नाम मात्र का प्रमुख होता है। यानी राष्ट्रपति जो संघ की कार्यपालिका है वो उसका क्या होता है? नाम मात्र का प्रमुख होता है। वास्तविक तो कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। या संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? राष्ट्रपति में निहित होती है। बात करें कि राष्ट्रपति देश की एकता अखंडता का क्या होता है? प्रतीक होता है। जब राष्ट्रपति शपथ लेता है तो राष्ट्रपति अपनी शपथ में यह शपथ लेता है कि मैं देश की एकता अखंडता को अक्षुण्ण रखूंगा, मैं उसको हनन नहीं होने दूंगा, मैं उसकी विपरीत परिस्थितियों में भी, विपरीत स्थितियों में भी रक्षा करूंगा। तो राष्ट्रपति देश की एकता अखंडता का क्या होता है? प्रतीक होता है। राष्ट्रपति देश की एकता अखंडता का प्रतीक होता है। क्या होता है? देश की एकता अखंडता का प्रतीक होता है। अगर हम बात करें कि जब हमने प्रस्तावना पढ़ी थी तो उसमें एक शब्द पढ़ा था रिपब्लिक, गणराज्य। क्या पढ़ा था? गणराज्य। तो हमने देखा था गणराज्य, भारत एक गणराज्य है और ब्रिटेन एक गणराज्य नहीं है। भारत एक गणराज्य इसलिए है क्योंकि हमारा राष्ट्र प्रमुख, और राष्ट्र प्रमुख कौन है? राष्ट्रपति।
राष्ट्र प्रमुख निर्वाचित होता है एक निश्चित समय के लिए। गणराज्य का मतलब होता है कि जब देश का राष्ट्र प्रमुख वंशानुगत न होकर के एक निश्चित समय के लिए डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से निर्वाचित हो, उसे गणराज्य कहते हैं। तो गणराज्य की अवधारणा किससे जुड़ी हुई है? राष्ट्रपति से जुड़ी हुई है। तो हम कह सकते हैं गणराज्य की अवधारणा राष्ट्रपति से जुड़ी हुई है, राष्ट्रपति से जुड़ी हुई है। तो देखो, अब तक हमने देखा कि राष्ट्रपति का जो पोस्ट है, पद है, वो कैसा है? संवैधानिक पद है, क्योंकि इसका उल्लेख किसमें किया गया है? संविधान में किया गया है। किसमें किया गया है? संविधान में। अब देख रहे हैं कि राष्ट्रपति पद के उपनाम या अन्य नाम किन किन नामों से राष्ट्रपति को जाना जाता है। तो देश का प्रथम नागरिक किसे माना जाता है? राष्ट्रपति। अगर पेपर में सवाल आता है कि देश का प्रथम नागरिक कौन है, तो देश का प्रथम नागरिक होता है साहब, जिस समय जो व्यक्ति राष्ट्रपति होता है। अब इस समय देश के प्रथम नागरिक है रामनाथ कोविंद, क्योंकि वो हमारे राष्ट्रपति हैं। अगर कोई अगला बन जाएगा तो वो भारत का प्रथम नागरिक हो जाएगा। दूसरा, जो राष्ट्रपति में तीनों सेनाओं का क्या होता है? सर्वोच्च सेनापति होता है, तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है। तीनों सेनाएं राष्ट्रपति के अधीन कार्य करती हैं। जब कभी भी युद्ध की घोषणा करनी हो या युद्ध समाप्ति की घोषणा करनी हो, शांति की घोषणा करनी हो, तो अंतिम घोषणा राष्ट्रपति ही करेगा। तो तीनों सेनाएं किसके अंडर में काम करती हैं? राष्ट्रपति के लिए। इसलिए राष्ट्रपति को तीनों सेनाओं का क्या माना जाता है? प्रमुख माना जाता है। अनुच्छेद 53 कहता है कि संघ की सभी कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होंगी? राष्ट्रपति में निहित होंगी। किसमें निहित होंगी? राष्ट्रपति में। परंतु हम देखते हैं कि हमारे यहाँ जो संसदीय शासन प्रणाली होती है, उसमें दो तरीके के प्रमुख होते हैं। एक होता है नाम मात्र का, एक होता है वास्तविक। तो हमारे यहाँ वास्तविक तो प्रधानमंत्री है और नाम मात्र का कौन है? राष्ट्रपति। तो कार्यपालिका तो प्रमुख होता है राष्ट्रपति, पर कैसी कार्यपालिका? नाम मात्र की। कैसी? नाम मात्र की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति होता है साहब। बात करें राष्ट्रपति, जो देश की एकता अखंडता का प्रतीक होता है, किसका? देश की एकता अखंडता का प्रतीक होता है। राष्ट्रपति जब अपनी शपथ लेता है तो उसी के अंतर्गत देश की एकता अखंडता निहित रहती है। अगली है गणराज्य की अवधारणा राष्ट्रपति से जुड़ी हुई है, क्योंकि गणराज्य का मतलब ही यही है। अगर राष्ट्रपति को वंशानुगत कर दें तो भारत एक गणराज्य नहीं रहेगा, रिपब्लिक नहीं रहेगा। जैसे ब्रिटेन की बात करें, ब्रिटेन में लोकतंत्र है परंतु गणराज्य नहीं है, क्योंकि वहाँ की जो प्रमुख है महारानी, उसका निर्वाचन नहीं होता, वो पीढ़ी दर चलती रहती है, वंशानुगत चलती रहती है। इसलिए ब्रिटेन गणराज्य नहीं है। इस तरीके से हमने राष्ट्रपति के क्या देखे? पदनाम देखे। क्या देखे? पदनाम देखे। इसके बाद हम अब इसकी संविधान की चर्चा करते हैं कि संविधान में क्या क्या, कहाँ क्या लिखा हुआ है, इसके बारे में अनुच्छेदों के प्रावधान। तो राष्ट्रपति का जो पहला अनुच्छेद है वो शुरू होता है 52 से लेकर के और 62 तक। कहाँ तक? 62 तक। और इसके बाद बीच में बहुत सारे अनुच्छेद हैं, वहाँ पर भी राष्ट्रपति का, जैसे आपातकाल 352 से 60 तक, इस तरीके से बहुत सारे हैं। परंतु इसका जो संवैधानिक इसका जो उल्लेख है वो है 52 से लेकर के 62 तक। उसको एक बार देखते हैं वहाँ पर क्या क्या है, कैसे कैसे है। तो देखो अनुच्छेद 52 ये अनुच्छेद कहता है भारत का एक राष्ट्रपति होगा, दो नहीं हो सकते। अगर उस एग्जाम में कि राष्ट्रपति के बारे में क्या सही है क्या गलत है, तो उसमें लिखा है भारत का राष्ट्रपति होगा। पहला सेंटेंस कौन सा हो? भारत का राष्ट्रपति हो। दूसरा है भारत का एक राष्ट्रपति होगा। तीसरा है दो हो सकते हैं। तो इनमें जो सही माना जाएगा वो माना जाएगा एक राष्ट्रपति होगा, दो नहीं हो सकते। तो अनुच्छेद 52 कहता है भारत का एक राष्ट्रपति होगा, भारत का एक राष्ट्रपति होगा।
राष्ट्रपति होगा। तो राष्ट्रपति पद का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में? 52 में। केवल इतना कहा गया है कि भारत का एक क्या होगा? राष्ट्रपति होगा। ध्यान देने योग्य बात यह है कि क्या है? एक राष्ट्रपति होगा। इसके बाद अगली चर्चा करते हैं अनुच्छेद 53। यह कहता है संघ की सभी कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होंगी। वह उनका प्रयोग स्वयं अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करेगा। तो 53 क्या कहता है? संघ की सभी कार्यपालिका शक्ति, संघ की सभी कार्यपालिका शक्ति शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होंगी। राष्ट्रपति में निहित होंगी। देखो अनुच्छेद 53 कहता है कि संघ की सभी कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होंगी। देखो साहब 53 तो कहता है कि संघ की सभी कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होंगी? राष्ट्रपति में। परंतु ये अर्थ अधूरा है। क्या है? अर्थ अधूरा है। जब तक हम 53 के साथ अनुच्छेद 74 को नहीं पढ़ेंगे, जब तक 53 का अर्थ अधूरा रहेगा और 53 के बिना 74 अधूरा रहेगा। यानी जब दोनों को हम एक साथ पढ़ेंगे जब ही अर्थ क्लियर हो पाएगा, बाकी बात अस्पष्ट रहेगी। तो 74 क्या कहता है? 74 कहता है कि राष्ट्रपति को सलाह और सहायता देने के लिए एक क्या होगी? मंत्रिपरिषद होगी। राष्ट्रपति को सलाह और सहायता देने के लिए कौन होगी? मंत्रिपरिषद होगी। और वह मंत्रिपरिषद का प्रमुख कौन होगा? उस मंत्रिपरिषद का जो प्रमुख होगा वो होगा प्रधानमंत्री। कौन होगा? प्रधानमंत्री। अनुच्छेद 74 कहता है कि राष्ट्रपति को उसके कार्यों में सलाह और सहायता देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। कौन होगी साहब? मंत्रिपरिषद। और राष्ट्रपति उसी मंत्रिपरिषद के अनुसार कार्य करेगा और उसका प्रमुख कौन होगा? प्रधानमंत्री। अब ये कह रहा है कि राष्ट्रपति है वो इस मंत्रिपरिषद के अनुसार कार्य करेगा। अब सवाल ये उठा, कोर्ट में गया, क्या राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री के अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य है या नहीं है? अब अर्थ क्लियर नहीं हो रहा। यानी राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य है या नहीं है? तो देखो इसके लिए हमारी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 42वां संविधान संशोधन किया 1976 में, 76 में, और उसमें प्रावधान कर दिया कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के सलाह के अनुसार ही कार्य करेगा और उनकी सलाह के अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य है। क्या है? बाध्य है। अब यह भी गड़बड़ हो गई, फिर राष्ट्रपति का पद बनाया ही क्यों? भाई जब राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के अनुसार ही कार्य करेगा, वो अपने विवेक का बिल्कुल प्रयोग नहीं करेगा, तो फिर राष्ट्रपति का पद क्यों बनाया? इतना चुनाव में खर्चा होता है, प्रशासनिक सारी व्यवस्था, उसको वेतन सुविधा भाते देते हैं, तो फिर राष्ट्रपति का कोई मतलब नहीं हुआ। तो फिर 44वां संविधान संशोधन किया 1978 में। उसमें यह प्रावधान किया गया कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के जो सलाह या परामर्श दिया है उसे एक बार पुनः विचार के लिए भेज सकता है। क्या कर सकता है? पुनः विचार के लिए भेज सकता है। यानी थोड़ी सी ढील दे दी। अब इससे क्या होगा? तो मेरे दोस्तों देखो, अगर कोई संसद ने कोई कानून बनाया, सरकार ने कानून बनवाया, अब कानून संसद अपने अनुसार बनवा करके राष्ट्रपति पर साइन करने के लिए भेज रही है। अब राष्ट्रपति को लगता है कि ये कानून जनता के हित में नहीं है, संविधान के अनुसार नहीं है, तो अगर उसे वो एक बार पुनः विचार के लिए भेजेगा,
तो पुनः विचार के लिए भेजेगा तो वो बात मीडिया में आएगी कि भाई राष्ट्रपति ने इसको पुनः विचार के लिए क्यों भेजा, इसमें कोई तो गड़बड़ है। यानी इसमें जो सरकार जल्दबाजी करना चाहती है उसको वो रोक देगा और वो मीडिया में आ जाएगी, जनता को खबर लगेगी, जनता इसका क्या करेगी, विरोध करेगी और विपक्ष इसका विरोध करेगा। सरकार पर क्या बनेगा, दबाव बनेगा और दबाव बनेगा तो सरकार उस कानून को वापस लेने के लिए बाध्य हो जाएगी, क्योंकि जनता के हित में अगर कार्य नहीं करेगी तो चुनावों में उसे हार मिलेगी। तो इसलिए 44वें संविधान संशोधन के द्वारा इसमें प्रावधान किया गया कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के सलाह को एक बार पुनः विचार के लिए भेज सकता है, परंतु एक बार पुनः विचार के लिए भेज दिया, अगर फिर वही विधेयक संशोधन या बिना संशोधन के राष्ट्रपति के पास आता है तो अब राष्ट्रपति को उसकी अनुमति साइन करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। अब इसमें एक बार पुनः विचार के लिए भेज सकता है। तो यानी 53 के साथ साथ हमें 53 के साथ साथ हमें 74 पढ़ना चाहिए। संघ की सभी कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होंगी, परंतु इसी में आगे जोड़ेंगे, परंतु अनुच्छेद 74 के अनुसार राष्ट्रपति को उसके कार्यों में सलाह व सहायता देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी, एक मंत्री परिषद होगी, उसका प्रमुख और मंत्री परिषद का प्रमुख प्रधानमंत्री होगा। प्रधानमंत्री होगा और राष्ट्रपति इनके अनुसार कार्य करेगा। राष्ट्रपति इनके अनुसार, इनका मतलब प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद, इनके अनुसार कार्य करेगा। 74 कहता है कि राष्ट्रपति को सलाह और सहायता देने के लिए एक कौन होगी, मंत्री परिषद होगी, जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा और राष्ट्रपति उस मंत्री परिषद के अनुसार कार्य करेगा। यानी राष्ट्रपति उस मंत्री परिषद के अनुसार क्या करेगा, कार्य करेगा। अब सवाल ये उठा मेरे दोस्तों, क्या राष्ट्रपति मंत्री परिषद के अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य है या नहीं है? तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा राष्ट्रपति को मंत्री परिषद के परामर्श अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य किया गया। तो इसे लिखेंगे आओ। गया नोट में 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा
राष्ट्रपति को पीएम व मंत्रिपरिषद के अनुसार के परामर्श अनुसार मंत्रिपरिषद के परामर्श या सलाह अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य किया गया। कार्य करने के लिए बाध्य किया गया यानी बयालीसवें संविधान संशोधन के द्वारा उसे कार्य करने के लिए क्या किया गया? बाध्य किया गया। 42वें के द्वारा कह दिया गया कि राष्ट्रपति उसके अनुसार क्या करेगा? कार्य करेगा। क्या करेगा साहब? कार्य करेगा। ये उसमें जोड़ दिया गया। अब बात करते हैं तो 44वें संविधान संशोधन के द्वारा, किसके द्वारा? 44वें संविधान संशोधन के द्वारा यह प्रावधान कर दिया गया कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के परामर्श को एक बार पुनः विचार के लिए लौटा सकता है, परंतु पुनः वही विधेयक संशोधन या बिना संशोधन के राष्ट्रपति के पास आता है तो अब राष्ट्रपति को साइन करने होंगे। तो देखो 42वें के द्वारा ये कर दिया गया। अब देखते हैं 44वें के द्वारा, नंबर 2, 44वें संविधान संशोधन के द्वारा राष्ट्रपति प्रधानमंत्री व मंत्रिपरिषद के परामर्श को एक बार पुनः विचार के लिए लौटा सकता है। एक बार पुनः विचार के लिए लौटा सकता है, परंतु वही विधेयक राष्ट्रपति के पास पुनः आता है संशोधन या बिना संशोधन के तो राष्ट्रपति को साइन करने होंगे। परंतु या लिख लेते हैं, परंतु वही विधेयक संशोधन या बिना संशोधन के राष्ट्रपति के पास आता है तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति अनुमति देने के लिए बाध्य है। राष्ट्रपति अनुमति देने के लिए बाध्य है। क्या है?
अब राष्ट्रपति साहब अनुमति देने के लिए बाध्य है। तो अनुच्छेद 52 कहता है भारत का एक कौन होगा, राष्ट्रपति होगा। कौन होगा, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। 53 कहता है कि संघ की सभी कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में नहीं होती होंगी, परंतु अनुच्छेद 74 के अनुसार राष्ट्रपति को उसके कार्यों में सलाह और सहायता देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी और मंत्रिपरिषद का प्रमुख प्रधानमंत्री होगा और राष्ट्रपति उस मंत्रिपरिषद के अनुसार क्या करेगा, कार्य करेगा। क्या करेगा साहब, राष्ट्रपति उस मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री के अनुसार कार्य करेगा। अब ये सवाल उठा कि बाध्य है नहीं है, तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा राष्ट्रपति को क्या कर दिया गया, मंत्रिपरिषद के अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य कर दिया गया। क्या कर दिया गया, बाध्य कर दिया गया, बाध्य कर दिया गया। और 44वें के द्वारा यह प्रावधान कर दिया गया कि राष्ट्रपति एक बार उसे पुनः विचार के लिए लौटा सकता है, परंतु राष्ट्रपति के पास जब वही विधेयक पुनः वापस आता है तो अब राष्ट्रपति को साइन करने ही होंगे। राष्ट्रपति को क्या करने होंगे, साइन करने ही होंगे। ठीक है, इस तरीके से हमने देखा। अब देखते हैं अनुच्छेद 54 इसमें क्या प्रावधान है। तो अनुच्छेद 54 अनुच्छेद 54 अनुच्छेद 54 इसमें राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, यानी हम कह सकते हैं कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन वोट देगा। निर्वाचक मंडल का मतलब क्या है कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन वोट देगा, इसे कहते हैं साहब निर्वाचक मंडल। निर्वाचक मंडल का अर्थ है कि राष्ट्रपति के जो इलेक्शन है, राष्ट्रपति का क्या है इलेक्शन है, उसमें कौन कौन वोट देगा, इसे कहते हैं राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल। अब राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में देखो, हम इसको अलग अलग भागों में बांटते हैं राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल को। देखो, हम पहले कहते हैं संसद के केवल निर्वाचित सदस्य, संसद के केवल निर्वाचित सदस्य, निर्वाचित सदस्य, यानी संसद के कैसे सदस्य भाग लेंगे, निर्वाचित। अब देखो वहां पर आता है कि राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में क्या सही है क्या गलत है। तो वो अब हो सकता है किसी एग्जाम में ये दे दे कि संसद के निर्वाचित सदस्य, या वो एग्जाम में अगर ये ऑप्शन नहीं बना रहा तो ये बना सकता है लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित। संसद का तो यही अर्थ होता है। तो हम इस बात को दूसरे तरीके से कैसे कह सकते हैं, दूसरे तरीके से ऐसे कह सकते हैं कि साहब कहाँ गया,
हम इसको ऐसे कह सकते हैं, यानी ये किसकी बात कर रहा है, संसद के केवल कैसे सदस्य, निर्वाचित सदस्य, यानी जो मनोनीत सदस्य होते हैं वो भाग नहीं लेते। क्या उनसे सदस्य भाग नहीं लेते, मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। किसके चुनाव में, राष्ट्रपति। तो संसद का मतलब हम कह सकते हैं लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, निर्वाचित सदस्य। दूसरा राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, निर्वाचित सदस्य। अब देखो साहब, हमारी जो लोकसभा है, लोकसभा में जो वर्तमान में सदस्य संख्या है वो है 545। अब 545 में से 2 सदस्य क्या होते हैं, राष्ट्रपति एंग्लो इंडियन मनोनीत कर सकता था, अब तो हटा दिया। बाकी पहले जो चुनाव हुआ था उसमें तो है। अभी जो हम भी प्रक्रिया पढ़ेंगे वो कौन सी पढ़ेंगे, पहली जो चुनाव हुए राष्ट्रपति को वो पढ़ेंगे, ठीक है। तो यानी 545, इसमें 2 क्या हो सकते थे, मनोनीत। तो बचे कितने, 2 गए तो बचे 543। तो लोकसभा के कितने सदस्य हुए निर्वाचित, तो लोकसभा के जो सदस्य हुए वो कितने हुए साहब, लोकसभा के जो निर्वाचित सदस्य हुए वो हुए 543। कितने हुए, 543। अब हम राज्यसभा की बात करें तो देखो, राज्यसभा की वर्तमान में जो सदस्य संख्या है वो है 245। 245 में से 12 सदस्यों को राष्ट्रपति क्या करता है, मनोनीत करता है, जो कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा से संबंधित होते हैं। तो ये 12 चुनाव में भाग नहीं लेंगे। तो 543 में से 12 गए तो कितने बचे, तो ये बचे साहब कितने, 233। तो राज्यसभा के कितने लेंगे, 233 सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में राज्यसभा के भाग लेंगे। किसके भाग लेंगे, राज्यसभा के। बात करें टोटल संसद के कितने सदस्य हुए, तो टोटल सदस्य हुए 776। तो संसद के राष्ट्रपति के चुनाव में कितने सदस्य भाग लेते हैं, तो 776। हम कह सकते हैं कि राष्ट्रपति के चुनाव में केवल किसके सदस्य भाग लेते हैं, संसद के कैसे सदस्य, निर्वाचित सदस्य, या दूसरे शब्दों में लोकसभा के निर्वाचित सदस्य और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य। तो लोकसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं 543 और राज्यसभा के होते हैं 233। टोटल कितने हुए, 776। अब बात करते हैं, देखो साहब नंबर 2 पे राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। अब देखो, यानी सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में क्या लेते हैं, केवल किसके, विधानसभा के, ध्यान रखना विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं लेते। अभी हम ये देखेंगे किस किस के नहीं लेते। तो बात करें कि राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, तो देखो जैसे राजस्थान के 200 हैं, यूपी के 403 हैं, दिल्ली तो केंद्र शासित प्रदेश है। इस तरीके से सभी राज्यों की विधानसभाओं को जोड़ें तो उनके जो निर्वाचित सदस्य होते हैं उनकी संख्या होती है 4020। सभी राज्यों की विधानसभा के सदस्य राष्ट्रपति के जो चुनाव में भाग लेते हैं वो लेते हैं 4020 सदस्य। विधानसभाओं की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, केवल विधानसभाओं की बात हो रही है। अब देखो साहब, तीसरे नंबर पे हम बात करते हैं दिल्ली और पांडिचेरी केंद्र शासित विधानसभाओं के सदस्य भी इसके चुनाव में भाग लेते हैं। इसे 70वें संविधान संशोधन 1992 में प्रावधान किया गया और इन्होंने पहली बार जो भाग लिया था वो 95 में लिया था। कब लिया था, 1995 में। तो देखो, तो और यानी तीसरे नंबर पे
दिल्ली व पुडुचेरी दिल्ली व पुडुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। अब देखो, हम बात करें कि जम्मू कश्मीर, पहले तो जम्मू कश्मीर किस में आता था? राज्यों में आता था। तो जम्मू कश्मीर किसके शामिल होते? अभी जो राष्ट्रपति का चुनाव हुआ है, उस समय जब चुनाव हुआ था तो जम्मू कश्मीर क्या था? राज्य था, तो इसमें शामिल हो गया। अब जम्मू कश्मीर के शामिल होंगे कि नहीं होंगे? तो जम्मू कश्मीर का जो 2019 का अधिनियम बनाया, राज्य पुनर्गठन अधिनियम जम्मू एंड कश्मीर 2019, उसमें प्रावधान किया गया है कि जम्मू कश्मीर को वो सभी अधिकार प्राप्त होंगे जो पुडुचेरी को प्राप्त हो रहे हैं। यानी अगले चुनाव में जम्मू कश्मीर के भी, तो जो जम्मू कश्मीर क्या है, केंद्र शासित प्रदेश बना है, तो उसके भी सदस्य शामिल होंगे। परंतु अभी तो हम केवल क्या लेंगे? दिल्ली और पुडुचेरी लेंगे। तो अगर बात करें दिल्ली के कितने हैं, देखो दिल्ली और पुडुचेरी की बात करें तो दिल्ली और पुडुचेरी 2006 में इसका नाम बदल दिया। दिल्ली के हैं 70 और पुडुचेरी के 30। और तो अगर बात करें केंद्र शासित प्रदेशों के कितने सदस्य हैं? 100। केंद्र शासित प्रदेशों के कितने सदस्य हैं? 100। अगर हम बात करें कि केंद्र शासित प्रदेश और राज्यों की विधानसभाओं के कितने सदस्य हैं, तो ये सदस्य हुए 4120। कितने सदस्य हुए? 4120 सदस्य हुए। अगर हम टोटल सदस्यों की बात करें, टोटल कितने लेते हैं, तो देखो साहब, इसमें जोड़ लेते हैं 4120 प्लस 776 6988 4896। तो टोटल सदस्य कितने हुए? 4896। यानी हम कह सकते हैं कि राष्ट्रपति के चुनाव में कुल 4896 सदस्य भाग लेते हैं। तो इस तरीके से देखते हैं कि संसद के, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल या राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेता है। ये उल्लेख अनुच्छेद 54 में। तो संसद के निर्वाचित सदस्य, संसद का मतलब लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के, लोकसभा के 543, राज्यसभा के 233, टोटल हुए 770। राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, तो जितने भी अभी कितने राज्य हैं? 28 राज्य, पहले 29 थे, तो 29 राज्यों की विधानसभाओं के सदस्य कितने हुए? 4020। दिल्ली और पुडुचेरी, और इसको कब जोड़ा गया? तो इसे 70वें संविधान संशोधन 1992 में इन दोनों को शामिल किया गया था। कब शामिल किया गया था? 1992 में दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभाओं के सदस्यों को राष्ट्रपति के चुनाव में शामिल किया गया था। इस तरीके से देखें तो 4896 सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। क्या लेते हैं? तो राष्ट्रपति के चुनाव में कितने सदस्य भाग लेते हैं? तो कितने हुए? 4896 सदस्य भाग लेते हैं। इस तरीके से हमने राष्ट्रपति का क्या देखा? निर्वाचक मंडल देखा। अगली क्लास में हम देखेंगे कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग नहीं लेता। अगली क्लास में क्या देखेंगे कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग नहीं लेता। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।